हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज 26 जनवरी 2022 है। वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए, इंग्लिश लिटरेचर की जो एक पोएम है उसकी शुरुआत हम जस्ट किडिंग डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ये पोएम है फाइनेंशियल या फिर टैक्स पैरालांस में, टैक्स की दुनिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को पोएम कहते हैं। ये क्या है इसको समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी जो इंडिया और मॉरिशस के साथ जुड़ी हुई है। एज यू नो, मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है इंडियन ओशियन का, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट इक्विटी फंड्स या फिर कुछ कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, और फिर ये कंपनीज भारत में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो इंडियन टैक्स ऑफिस ने कुछ मॉरिशस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड्स को ये कहा है कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स शेयर कीजिए। मिनट्स यानी कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए। डील एग्रीमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी रेसिडेंसी और इनके एड्रेसेस के प्रूफ हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपकी कंपनी के या फिर आपका जो फंड है उसके अल्टीमेट बेनिफिशरीज कौन हैं, उनके नाम भी हमारे साथ शेयर कीजिए। Unnamed persons call the shot in these funds, while the boards and managements of the tax haven entities merely serve as dummies. अब ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इंडियन टैक्स ऑफिसर्स ने क्यों मांगी है? क्योंकि होता ये है कि मॉरिशस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सारी चीज़ें हैं, राइट, कंपनी का एड्रेस है और बहुत सारी जो लीगल डिटेल्स है वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ नाम के ही लोग हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं। इनको ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो किसी दूसरे देश में रहते हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर यूएसए। तो यूएसए के किसी व्यक्ति ने अपने पैसे मॉरिशस में भेजे, मॉरिशस में उसने एक डमी कंपनी सेटअप की, और ये कंपनी जो है वो फाइनली इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करती है, और इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक ख़ास प्रकार की टैक्स ट्रीटी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और फिर होता यह है कि इसका फ़ायदा जो है वो इस व्यक्ति को मिलता है और भारत को एक प्रकार से नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए POEM की डिटेल्स मांगी है, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ़ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ गुड रीजंस टू बिलीव दैट ए फंड्स POEM is somewhere else where the decision makers are located and not Mauritius, many funds could find themselves exposed to large tax demands. अगर ये चीज़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, यूएसए, मॉरिशस और इंडिया वाला, अगर ऐसी चीज़ साबित हो जाती हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ऐसी कुछ 7 कंपनीज हैं जिनको पिछले 2 महीनों के अंदर ऐसी नोटिस सेंड की गई हैं। टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स रेसिडेंसीज और उसकी डिटेल्स, जो मैनेजर्स हैं, जो फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो मंगवा रहा है। और लेट्स से कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो मेन हैंडलर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, व्हेन आई से मैनेजर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो उनके अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं वो मॉरिशस में नहीं रहते हैं, वो किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो फिर उनको इंडिया मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी है, जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब समझते हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो टैक्स ट्रीटी है उसको। 2017 तक ऐसा था कि अगर आप मॉरिशस से पैसे भारत में इन्वेस्ट करते हैं और लेट्स से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने 100 रुपये भारत में इन्वेस्ट किए मॉरिशस से। अब इन 100 रुपये के ऊपर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन हुआ, राइट। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू हो गई 105। तो अगर ये पैसे आप वापस ले जाना चाहते हैं या फिर आप बोरो करना चाहते हैं, बोरो इन द सेंस विड्रॉ करना चाहते हैं, नाउ यू वांट टू यूज दिस मनी लेट्स से, तो ये जो 5 रुपये आपको कैपिटल गेन हुआ था, इस गेन के ऊपर आपको किसी प्रकार का टैक्स भारत में पे नहीं करना पड़ेगा। यह टैक्स जो है वो आप मॉरिशस में पे करेंगे। ऐसी एक ट्रीटी भारत और मॉरिशस के बीच में थी।
अब मॉरिशस में किसी प्रकार का टैक्स बेस या फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो नहीं था, यानी कि भारत में तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे, मॉरिशस में 0% टैक्स है, यानी कि किसी प्रकार का टैक्स आपको नहीं पे करना, तो डायरेक्टली 5 रुपए का प्रॉफिट जो है वो आपका हो गया। समझ रहे आप? 100 रुपए की चीज़, अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप किसी इंडियन कंपनी में किया है और उसको 5 रुपए मिले हैं, तो उसको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी यूएसए के व्यक्ति ने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसको भी ये 5 रुपए के ऊपर कैपिटल गेन जो है वो पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन मॉरिशस से किसी व्यक्ति ने किया है तो फिर उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी होने की वजह से ऐसा हुआ कि यूएसए का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो वाया मॉरिशस पैसे भारत में इन्वेस्ट करेगा और फिर ये इंडिया के पैसे जो है कैपिटल गेन मीन्स मॉरिशस का दिखा देगा, यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, और फिर ये पैसे जो है वो यूएसए मंगवा लेगा। तो इसमें नुकसान किसको हुआ? भारत सरकार को, क्योंकि टैक्स जो है वो चला गया। फिर इस चीज़ को रिवाइज किया गया 1 अप्रैल 2017 को। इसमें यह तय किया गया कि 2017 से पहले जितने भी जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, राइट, और अगर आपने लेट्स से शेयर्स खरीदे हैं और फिर ये शेयर्स जो हैं 1 अप्रैल 2017 से पहले खरीदे हैं और फिर ये आप अगर बेचते हैं 1 अप्रैल 2017 के बाद, कभी भी बेचते हैं, 2025 में भी अगर आप बेचे, 2022 में बेचे, क्योंकि आपने ये पहले खरीदे थे जिस टाइम पर ऐसा रूल नहीं था, तो ऐसा टैक्स वाला रूल, टैक्स नहीं लगता था। अब टैक्स लगेगा 1 अप्रैल 2017 के बाद, लेकिन अगर आप ये शेयर्स बेचते हैं तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तय किया गया था जब इस रूल में बदलाव किए तब। तो अब कुछ कंपनीज जो हैं वो ये चीज़ कर रही हैं कि शेयर्स जो हैं या फिर अपनी जो भी कैपिटल गेन उनको हुआ है तो वो मार्केट में से वापस ले रही है। तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ये सारी चीज़ें लेजिट हैं, क्या ये मॉरिशस के ही व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है या फिर मॉरिशस का जो व्यक्ति है वो सिर्फ नाम का है, सिर्फ मोहरा है। अगर वो मोहरा है तो फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें पसंद हैं, देन डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डियर फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी हैं और येस्टरडे नाइट हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने देश की इकोनॉमी के बारे में देश को एड्रेस किया है। उन्होंने वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात बताई, लेकिन इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने यह कहा है कि पेंडेमिक इंड्यूस्ड सेटबैक्स तो हमारे देश में हुए, लेकिन अब वापस हमारी इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी है। उन्होंने ये बताया ये भारत का जो एक स्पिरिट है उसकी टेस्टोमनी है, इसकी एक प्रूफ है कि प्रॉब्लम्स भले ही आए लेकिन हम वापस खड़े हो जाएंगे। और ग्रोथ के बारे में ये बताया है कि इस साल जो हमारा ग्रोथ होगा इकोनॉमी का वो काफ़ी इम्प्रेसिव होने वाला है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं इसने काफ़ी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एंड ऑफ कोर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं और जो हमारे किसान हैं, उन्होंने भी काफ़ी एक पॉजिटिव एक्टिव रोल प्ले किया। इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो वापस ट्रैक पर नज़र आ रही है। फिर एक टॉपिक है इंडिया और ईरान के ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ये भारत की यात्रा पर नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। और उनके और भारत के बीच में जो ये मीटिंग है, हमारे एस जयशंकर साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो इसका जो मेन एजेंडा है उसकी कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो जो बड़ी बात है वो है यूएई हाउथी बैटल। जो अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी, उसके एयरपोर्ट के नज़दीक एक ड्रोन के माध्यम से जो एक अटैक हुआ जिसमें 2 इंडियंस की मृत्यु हुई है। तो टेंशन्स जो हैं वो गल्फ़ रीजन में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और इसकी इम्पैक्ट फ्यूल प्राइस के ऊपर हो सकती है। और जब फ्यूल की प्राइस
इंक्रीज़ होती है इंटरनेशनल लेवल पर। और हमारा एक देश ऐसा है भारत जो लगभग 85% जितना फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। तो फ्यूल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जब इंक्रीज़ होती है तो हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होती है और हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है और फिर हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलती है। फिर अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके बारे में भी डिस्कशन होगी, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है। भारत एक ऐसा देश है जो अफ़गानिस्तान का एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। तालिबान के आने के बाद हमारे रिलेशनशिप उनके साथ एक नया मोड़ ले रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स बिटवीन तालिबान एंड इंडियन गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है उसका एक पीस प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। वहाँ पर जो सिचुएशन है इट्स वेरी डेंजरस एज वी ऑल नो। और ये रहा ईरान आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये है कैस्पियन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का एक देश है तुर्कमेनिस्तान, उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर अज़रबैजान है, अर्मीनिया, टर्की, इराक, कुवैत के साथ एक वाटर बाउंड्री, सऊदी अरेबिया के साथ वाटर बाउंड्री। ये है पर्शियन गल्फ, दिस इज़ कतार, ये रहा यूएई, एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये पर्शियन गल्फ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल चीज़ें हैं ईरान के इर्द गिर्द। और ईरान जो है एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ जियोपॉलिटिकल बातें मैंने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन आज हम सिर्फ ईरान और इंडिया और इकोनॉमी के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। अब ईरान जो है वो भारत और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं और अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानिस्तान तक सामान पहुंचाने के लिए, अफ़गानिस्तान का सामान भारत तक पहुंचाने के लिए बीच में आता है पाकिस्तान। तो रोडवेज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, रेलवेज़ का इस्तेमाल डायरेक्टली वाया पाकिस्तान नहीं किया जा सकता। एयरवेज़ जो है उसमें बहुत ही लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो वी हैव टू यूज़ वाटरवेज। तो ये गल्फ़ ऑफ ओमान जो है ये दिस इज़ बेसिकली अरेबियन सी। तो गुजरात और महाराष्ट्र और इन सारे रीजन से हम अरेबियन सी से होकर यहाँ पर चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट जो है यहाँ से फिर हम अफ़गानिस्तान और फिर ये तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी से फिर नॉर्थ वाले रीजन में मॉस्को तक पहुँच सकते हैं। तो ईरान इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट का हम मैक्सिमम इस्तेमाल करें। इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान ने एक ट्राइलेटरल ग्रुप भी इस पोर्ट को लेकर क्रिएट किया है, और यही आशा थी कि अफ़गानिस्तान भी इसको ज्वाइन कर लेगा। INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। इसको और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आज सुबह का यानी कि 26 जनवरी 2022 का जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने ये कम्प्लीटली समझा दिया है, तो उसको रिपीट करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। और हम चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारा एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिस्ट तैयार करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ईरान लिस्ट तैयार करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो हम वहाँ पर बेचना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बेचना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम कम से कम टैक्स में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर प्रेफरेंशियल के बाद धीरे धीरे आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ने की बात होती है, लेकिन पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। फ्यूचर में हम डेफिनेटली FTA के बारे में भी बात करेंगे। तो ये होगी एक बड़ी चीज़, एक बड़ी इवेंट जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब यहाँ पर आएंगे तब ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखने को मिलेगी। आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की इट्स मोर लाइक कर्टन रेजर के जो एक बड़ी इवेंट है उसके पहले हमने कुछ मेन पॉइंट्स को देख लिया है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारी जो दूसरी चैनल है क्यूरियसली फॉर एवर, ये यूट्यूब की चैनल है, और उसमें आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपब्लिक डे के साथ जुड़ा हुआ वीडियो शेयर किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।